आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम अपने शोगन्स ऑफ जापान सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि आशिकागा शोगुनेट जिसने 14वीं शताब्दी में जापान पर अपना शासन स्थापित किया था, कैसे एक दाइम्यो लॉर्ड ओडा नोबुनागा के सामने ढह गई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दाइम्यो एक टाइटल होता था जो जापान के ताकतवर भूपतियों यानी कि जमींदारों को दिया जाता था। जैसे कि भारत में जो ताकतवर जमींदार हुआ करते थे उनको राजा कहा जाता था, उसी तरह से जापान के ताकतवर जमींदारों को डाइम्यो कहा जाता था। ये डाइम्यो शोगन्स के अधीन आते थे। शोगन्स अपने राज्य को अलग अलग इलाकों में बांटकर इन इलाकों में डाइम्यो को नियुक्त करते थे और डाइम्यो शोगन के बदले में इन इलाकों को प्रशासित करते थे। ये डाइम्यो वर्ग जापान के समाज में कामाकुरा शोगुनेट के शासन काल में पैदा हुआ था और आशिकागा शासन में ये वर्ग बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली बन गया। ये डाइम्योस अक्सर ही जमीन के कंट्रोल और अपने इलाके के विस्तार के चक्कर में आपस में लड़ा करते थे, जिसकी वजह से जापान में आशिकागा शोगुनेट के शासनकाल के दौरान हर तरफ लड़ाइयां चल रही थी। जापान के इतिहास में इस लड़ाई वाले काल को सेनगोकू पीरियड कहा जाता है। सेनगोकू पीरियड की शुरुआत 15वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में हुई और ये पीरियड 16वीं शताब्दी के अंतिम तक चला। सेनगोकू पीरियड के दौरान डाइम्योस की लड़ाइयों की वजह से जापान में राजनीतिक अस्थिरता रही, लेकिन इसी अस्थिरता के बीच कुछ ऐसे महान डाइम्योस पैदा हुए जिन्होंने जापान के भविष्य को तय करने में एक अहम भूमिका निभाई। इन्हीं में से एक महान डाइम्यो लॉर्ड थे जिनका नाम ओडा नोबुनागा था। ओडा नोबुनागा को जापान की एकता के 3 महान सूत्रधारों में से प्रथम माना जाता है, यानी कि ये जापान के फर्स्ट यूनिफायर माने जाते हैं, जिन्होंने सेनगोकू पीरियड के दौरान जापान को एकजुट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वीडियो में हम ओडा नोबुनागा के बारे में जानेंगे। ओडा नोबुनागा का जन्म 1534 में जापान के ओवारी नाम के प्रांत में हुआ था। उनका परिवार ओडा कबीले से ताल्लुक रखता था। ओडा नोबुनागा के पिता ओडा नोबुहाइडे ओडा कबीले के सरदार थे। हालांकि ओडा नोबुनागा किसी बड़े ताकतवर परिवार से तो नहीं था, लेकिन उसने अपने सैन्य काबिलियत और रणनीतिक कौशल से आशिकागा शोगुनेट के काल में डाइम्यो लॉर्ड का टाइटल हासिल किया। ओडा नोबुनागा को जापान में न सिर्फ एक ताकतवर डाइम्यो के रूप में याद किया जाता है, बल्कि उसको उसकी क्रूरता ने भी जापान के लोगों की यादों में जगह दी। नोबुनागा ने अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत 1550 के बाद की। हालांकि उसकी शुरुआती लड़ाइयां उसके परिवार के सदस्यों के साथ ओडा कबीले के सरदार की राजगद्दी को लेकर रही, लेकिन 1560 आते आते उसने ओडा कबीले की राजगद्दी पर खुद को मजबूती से स्थापित कर लिया और अगले दशक के दौरान ओडा नोबुनागा ने अपने ताकतवर दुश्मनों को एक एक करके हराया और वो जापान के शासक की गद्दी तक जा पहुंचा। नोबुनागा ने अपने चालाक कूटनीति और ताकतवर सहयोगियों की मदद से जापान के एक बहुत बड़े इलाके में अपना शासन स्थापित किया। उसके सहयोगियों में टोकुगावा और टोयोटोमी जैसे कबीले भी शामिल थे। इन कबीलों ने आगे चल के जापान के इतिहास को शेप करने में एक अहम रोल निभाया। ओडा नोबुनागा ने 1570 की शुरुआत में आसाकुरा कबीले के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया और उनके इलाके पर कब्जा कर लिया। आसाकुरा कबीला उस वक्त एक प्रभावशाली कबीला हुआ करता था। आसाकुरा कबीला आशिकागा शोगुनेट के समर्थन वाला कबीला था। जब ओडा नोबुनागा ने आसाकुरा कबीले के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया तो इसकी वजह से नोबुनागा और आशिकागा शोगुनेट के शासक आशिकागा योशियाकी के बीच टकराव शुरू हो गया। इस टकराव का अंत 1573 में तब हुआ जब ओडा नोबुनागा ने क्योटो यानी कि शोगन्स की राजधानी में अपनी सेना के साथ मार्च किया और आशिकागा की सेना को हराकर क्योटो पर कब्जा कर लिया। आशिकागा योशियाकी क्योटो से भागने पर मजबूर हो गया और इस तरह 1573 में आशिकागा शोगुनेट का अंत हो गया। 1582 आते आते नोबुनागा ने और कई सैन्य अभियान चलाकर जापान के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर अपने शासन के अधीन लाया और वो लगभग पूरे जापान का शासक बन गया। लेकिन 21 जून 1582 की सुबह जब नोबुनागा एक बुद्धिस्ट टेम्पल की विजिट पर होनोजी पहुंचे तो उनके एक खास जनरल आकेची मित्सुहाइडे ने अपनी सेना के साथ मंदिर को घेर कर नोबुनागा की हत्या के इरादे से हमला किया। उस वक्त नोबुनागा के साथ सिर्फ 30 सिपाही और राज परिवार के कुछ लोग, जिनमें उनका बेटा और वारिस नोबुटाडा भी शामिल था। नोबुनागा और उसके रक्षकों ने मित्सुहाइडे को रोकने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन के पास ज्यादा सिपाही होने की वजह से वो उनको रोक नहीं पाए और माना जाता है कि नोबुनागा और उसके बेटे ने मंदिर के ही परिसर में सुसाइड्स कर ली।
हालांकि मित्सुहाइडे की तलाश के बावजूद भी वो नोबुनागा की डेड बॉडी को ढूंढ नहीं पाया और इस तरह नोबुनागा इतिहास में एक रहस्य बन गए। इतिहासकारों में इस सवाल पर कि क्या सच में उस दिन नोबुनागा ने सुसाइड की थी, काफी मतभेद देखने को मिलता है। इतिहास में इसका भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता कि क्यों मित्सुहाइडे ने अचानक अपने लॉर्ड नोबुनागा के खिलाफ बगावत की और उसको मारने की कोशिश की। इन्हीं सवालों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। मिलते हैं इस सीरीज के अगले भाग में। अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।